चलिए शुरू करें। चलिए, सो लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? मेसोलिथिक पेंटिंग हो गया था। सो बेसिकली अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। हमने स्टार्ट किया था मेसोलिथिक एज से, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांजिशन फेज है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, है ना, जो कि एक संक्रमण काल के रूप में माना जाता है कि आइस एज से यानी हिम युग से पूरी तरीके से वार्म एज यानी आपका, इसको चालू कर दूं क्या, आइस एज से वार्म एज में ट्रांजिशन पीरियड हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें टूल्स की बात करें या फिर जीवन यापन की बात करें तो जीवन यापन में सेम वही चल रहा है जो पैलियोलिथिक में चल रहा था। लोग शिकार कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। और एक चीज़ जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पे एड डाउन हुआ है, वो लगभग 5000 BC में पशुपालन की शुरुआत हो गई है। पशुपालन की शुरुआत का सबसे पहला जो साक्ष्य बच्चे हमको देखने को मिलता है वो मिलता है हमको राजस्थान और मध्य प्रदेश से। बागौर एंड आदमगढ़, ये 2 जगह ऐसे हैं जहां से हमें कुत्ते पालने के साक्ष्य सबसे प्रथम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस था। हिमयुग के बाद गर्म युग आया तो लोग गुफाओं से बाहर आना शुरू कर दिए थे। उसके बाद हम थोड़े से टूल्स की बात किए थे, जिसमें हमने देखा था कि औजार जो है वो माइक्रोलिथ हो गया था, बहुत ही छोटा हो गया था, जिसको कई अलग अलग शेप में बनाया जाता था। जैसे ल्यूनेट हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, हार्पून्स की बात की थी। हार्पून्स क्या है? सो बेसिकली बड़े मछलियों के हड्डियों से बनाया गया औजार हार्पून्स कहलाता था। इन औजारों का इस्तेमाल न सिर्फ शिकार करने के लिए बल्कि इनका उपयोग पेंटिंग करने के लिए भी किया जाता था। पेंटिंग का सबसे पहला जो हमें साक्ष्य देखने को मिला है वो 1867 में हमको मिर्ज़ापुर या उस एरिया से बोल सकते हो, विंध्य एरिया से हमको देखने को मिला है। AC कार्लाइल ने बताया था। लेकिन 1957-58 में जब भीमबेटका से हमको पहला साक्ष्य मिला जो कि WS वाकनकर साहब ने बताया, तो हमें पता चला कि सबसे पुराना जो साक्ष्य है पेंटिंग का वो हमको भीमबेटका की गुफाओं, जो कि भोपाल से थोड़े नज़दीक में ही रायसेन जिले में पड़ता है, वहाँ से हमको देखने को मिला था। वो क्या बनाते थे? तो बेसिकली पेट्रोग्लिफ अंदाज में बनाते थे। पेट्रोग्लिफ क्या होता है? तो बेसिकली किसी भी रॉक को कट करके और लाइन डायग्राम अगर आप बनाते हो तो उसको हम पेट्रोग्लिफ चित्रकला के नाम से जानते हैं। इसमें कलर कौन सा यूज़ होता था? तो मोस्टली कलर जो है वो रेड, वाइट, ब्लैक, इन सारे कलरों का इस्तेमाल किया जाता था। जो कि रेड कलर की बात करें तो वो ह्यूमन ब्लड से ही या एनिमल ब्लड से ही उपयोग में लाया जाता था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। हमें आज देखना है कि कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमको साक्ष्य देखने को मिलता है, तो उनके बारे में लिखना है। टॉपिक डालिए, मध्य पाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज। अभी लिखिएगा मत, मैं थोड़ा सा समझा लेता हूं, उसके बाद फिर हम लिखेंगे। सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, इसको कहते हैं दमदमा, और दमदमा से हमको 5 युग्म समाधान, युग्म का मतलब होता है बेटा डबल बरियल। डबल का मतलब है कि एक साथ 2-2 दफनाया गया है। हो सकता है लैला मजनू होंगे, तो इस तरीके से 2-2 को दफनाया हुआ हमें 5 युग्म समाधान मिला है, और एक कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं इस तरीके से। ठीक है, 5 ऐसा कब्र है जहां पे 2-2 का समाधान मिला है, और एक ऐसा कब्र है जहां से 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, तो ये कहां से? दमदमा से। इसके अलावा बेलन घाटी में देखोगे तो चौपानी मांडो करके एक जगह है, वहां से भी हमको साक्ष्य मिला है, और सराय नहराया जो है वहां से भी हमको साक्ष्य देखने को मिला है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमको भीमबेटका जो कि रायसेन जिला में है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से हमको पेंटिंग देखने को मिला है। आदमगढ़ से हमको पशुपालन देखने को मिला है। सेम उसी तरीके से राजस्थान की बात करोगे तो बागौर से हमको पशुपालन के साक्ष्य देखने को मिला है। इसके अलावा सरायखोला ये सिंधु सभ्यता के पास पंजाब एरिया में है, और लंघनाज इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अभी गुजरात में पाया जाता है। ये कुछ हमारे पास साइट्स देखने को मिलता है कि ये सारे साइट्स हुआ करते थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो अब इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं लिखते जाता हूँ, उसको आप नोट करते जाइएगा। टॉपिक क्या डाले आप लोगों ने? इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज। चलिए पहला लिखिए, टेबल बना लीजिएगा, एक स्थल बना लीजिए। चलिए मैं बना देता हूं, इस तरीके से बनाइए यहां पे। और जो बच्चे सैटरडे के मजे ले रहे हैं आप अच्छे से मजे लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन देख लीजिएगा। सबसे पहला स्थल लिखिए, दूसरा राज्य लिखिए, स्टेट, ये प्लेस, एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। ये 3 टेबल आपका बनेगा, ठीक है। सबसे पहला लिखिए दमदमा, मैं लिखते जाता हूं, आप लोग उतार लीजिएगा। अच्छा, मैं नाम को एक लैंग्वेज में लिखूं तो चलेगा या दोनों में लिखना है? दोनों में। हिंदी वाले इंग्लिश में लिखूंगा तो चल जाएगा? आ? नहीं, सब लोग जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों में लिखूं? हो गया हमारा इस साल सिलेबस कंप्लीट। दमदमा, मजाक कर रहा हूं, हो जाएगा। दमदमा कहाँ है? अच्छा, इसको तो मैं यूपी ही लिखूंगा, है ना, ऐसे नहीं लिखूंगा उत्तर प्रदेश सरकार, स्वागत करते हैं आपका, ठीक है। चलिए उधर हम बाद में लिख लेंगे, पहले ये लिख लीजिए, चौपानी मांडो, ठीक है। एक इंसिडेंट अभी शेयर करूंगा ना, आप लोग याद दिलाइएगा लिखने के बाद, बहुत ही फनी इंसिडेंट है, मीडियम को ही लेके। हाँ जी, हाँ, लिखने के बाद याद दिलाइएगा। भीमबेटका, ठीक है। उसके बाद लिखिए बच्चे आदमगढ़, उसके बाद 5वां लिखिए बागौर, ठीक है। 6वां लिखिए सांभर झील, सिर्फ सांभर नहीं है ना, नहीं तो पता चला इडली मांगने लगे। ठीक है, चलिए तो ये 6 लिखिए। भीमबेटका आपका कहाँ है बेटा? मध्य प्रदेश में, एमपी। आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश है, बागौर इन राजस्थान, सांबर झील ये भी राजस्थान में है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। लिख लिए क्या? साथ साथ में लिखते भी चलिए, है ना। चलिए ऊपर से यहाँ पे लिख लीजिए 5 युग्म समाधान और 1 कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य। यहाँ पे लिखिएगा 5 युग्म समाधान प्लस 1 कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य, ठीक है। लिखिए 5 डबल बरियल प्लस 1 ट्रिपल बरियल फाउंड। अच्छा, ये सिर्फ इसका है ना बच्चे, थोड़ा सा बड़ा हो गया। चौपानी मांडो का लिख लीजिए बेलन घाटी क्षेत्र, यहीं पे लिख लीजिएगा बेलन घाटी, बाकी उधर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चौपानी मांडो में सिर्फ लिखिएगा बेलन घाटी क्षेत्र या एरिया, बेलन वैली। पहले वाले में ये लिखिएगा
उसके बाद भीमबेटका में लिख लीजिए पेंटिंग के प्राचीनतम साक्ष्य, पेंटिंग के प्राचीनतम साक्ष्य, अर्ली एविडेंस ऑफ पेंटिंग, अर्ली एविडेंस ऑफ पेंटिंग, ये लिख लीजिए, अर्ली एविडेंस ऑफ पेंटिंग भीमबेटका में। आदमगढ़ में लिख लीजिए पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य, आदमगढ़ और बागौर दोनों को एक साथ, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य, अर्ली एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, ये दोनों में हो जाएगा। सांभर झील में लिखिए प्रारंभिक वृक्षारोपण के साक्ष्य। अब ये डिस्कस करूंगा अभी, है ना, इस पे थोड़ा सा, प्रारंभिक वृक्षारोपण के साक्ष्य। इंग्लिश में क्या लिखोगे इसको? अर्ली एविडेंस ऑफ प्लांटिंग लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इस पे। चौपानी, बेलन वैली, सिर्फ एरिया लिख लीजिए, उधर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लिखिए बेलन वैली क्षेत्र या बेलन घाटी क्षेत्र, है ना। कहाँ थे कल? कल नहीं आए थे ना? कहाँ थे? अच्छा, आप बेटा कहाँ थे? अच्छा, इंटरनल था, ठीक है, हो गया बाकी सबका। चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस पे, है ना। सबसे पहली चीज, दमदमा से हमको 5 युग्म समाधान यानी 5 डबल बरियल यानी 5 अलग अलग जगह पे 2-2 प्रेमी जोड़े को डाल दिए हैं अपन, सिंपल सा भाषा में, ठीक है, कि 2-2 लोगों को 5 जगह पे दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और एक कब्र में 3 मानव के कंकाल साक्ष्य। हो सकता है उसकी 2-2 पत्नियां होंगी, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हम सिर्फ अंदाज लगा रहे हैं। तो ऐसा हमको साक्ष्य देखने को मिला है। चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी है, वहां से भी हमको साक्ष्य देखने को मिला है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, पेंटिंग के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ है? तो रायसेन जिला में है, ये याद रखना है अपन को। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर इन राजस्थान, ये दोनों जगह से हमको पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। कब के मिले हैं? तो याद रखिएगा 5000 BCE में कुत्ते पालने के साक्ष्य देखने को मिला है। सांभर झील को डिस्कस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हम अगर वृक्षारोपण की बात करेंगे या फिर हम अगर खेती की बात करेंगे तो वो नवपाषाण काल में शुरुआत हुआ है, लेकिन हमको एक एविडेंस मिलता है कि सांभर लेक एरिया राजस्थान में है, वहां से सबसे पहले प्लांटेशन किया गया था, बट मास लेवल पे नहीं किया गया, इसलिए हम इसको स्टार्टिंग नहीं मानते। जैसे होता है ना कि मैंने, हो सकता है कि ये एक काम शुरुआत किया आज से, लेकिन मैं ट्राई किया रहा होऊंगा 2 साल पहले, है ना, बट फेल हो गया या कम हो गया या ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल शुरुआत मेरी यहाँ से हुई, ऐसे भी होता है। तो सेम उसी प्रकार से कि वृक्षारोपण या फिर खेती करने का जो साक्ष्य मिलता है वो नवपाषाण काल से मिलता है। एग्रीकल्चर का एविडेंस जो है वो नियोलिथिक एज से मिलेगा, बट प्रथम साक्ष्य जो प्रारंभिक वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है वो सांभर लेक से भी देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा इसको मैप में देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। आप लोग भी मैप बना लीजिए फटाफट। देखो, लिस्ट वाला पढ़ने में मजा तो आता है लेकिन याद नहीं होता, तो कभी भी याद करने के लिए सिंपल आपको मैप का ही ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। मैप में अगर आप बना लोगे तो वो हमेशा के लिए मान के चलो कि आपका याद हो गया। चलो नाम बताते जाओ, मैं लोकेट करते जाता हूं। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। दमदमा कहाँ पे है? यूपी में, ये एरिया हो गया आपका दमदमा। फिर यहीं पे आपको मिलेगा चौपानी मांडो, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है, ठीक है सर। यहाँ पे राजस्थान में मिलेगा सांभर झील, सांभर झील, ठीक है, सांभर लेक। उसके अलावा सर यहाँ पे मिलेगा भीमबेटका, कहाँ पे? मध्य प्रदेश,
ठीक है। मध्य प्रदेश में ही मिलेगा क्या, आदमगढ़। राजस्थान में मिलेगा सर बागौर, ठीक है। और क्या बताया, 1 2 छूट रहा है क्या कुछ, 1 2 3 4 5 6 कुछ छूट रहा है क्या, एक बार लिस्ट चेक करो, सही था क्या, हाँ सही था, ठीक है। तो बेटा दमदमा, चौपानी, मांडो ये दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये दोनों कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और ये दोनों कहाँ है, राजस्थान में। किसके साक्ष्य हैं, मध्य पाषाण काल के साक्ष्य हैं, मेसोलिथिक एज के साक्ष्य हैं। क्लियर है बेटा यहां तक, किसी को डाउट है तो बताइए। अच्छा साइड हूं। हो गया, लिख लिए। हो गया, चलो अब एक चीज थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने इसके बारे में कभी डिस्कस नहीं किया है, किया है क्या इससे पहले, नहीं। इसको बोलते हैं मृदभांड। क्या होता है सर मृदभांड, आम भाषा में मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। सर मिट्टी का बर्तन क्या है, अरे आराम से घड़ा, घड़ा कैसे लिखते हैं, घोड़ा ऐसे लिखते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं, हाँ ठीक, चलो घड़ी हो जाए पता चला। सो बेसिकली हम इसके बारे में आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे हमें सोसाइटी पता चलता है कि समाज कैसा था, ठीक है। ये हमारा एक पर्सपेक्टिव होगा इतिहास को समझने के लिए। बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि पोट्री की शुरुआत जिस तरीके से हमने एग्रीकल्चर के बारे में देखा कि एग्रीकल्चर की स्टार्ट नियोलिथिक एज में हो रहा है, बट स्टिल हमको सांबर लेक से इसके साक्ष्य मिले हैं कुछ, ठीक है। सेम उसी प्रकार से पोट्री का जो अर्लियर एविडेंस है वो भी हमको नियोलिथिक से मिलता है, लेकिन गुजरात में लंघनाज करके एक जगह है, और लंघनाज से हमको हाथ से बने मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। हाथ से बनाया हुआ घड़ा मिल गया या इसी प्रकार से कुछ बर्तन मिल गए, उसके साक्ष्य मिले। लेकिन हम ऐसा नहीं मानेंगे कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते थे या पोट्री बनता था या मृदभांड बनता था। अगर एग्जाम में पूछा कि सबसे अर्ली एविडेंस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में, ठीक है, कि सबसे अर्ली एविडेंस मृदभांड के सबसे अर्ली एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखना है नवपाषाण काल से। बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत घुमाने की कोशिश करें तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि गुजरात के लंघनाज से हमको हाथ से बने कुछ मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी मिलते हैं। हालांकि ये भी पॉइंट मेंशन करना है, हालांकि मिट्टी के बर्तन बनने का प्रारंभ नवपाषाण काल से माना जाता है। इज इट क्लियर? तो वही मैं बताया ना, किसी चीज की शुरुआत आज से हुई, लेकिन हो सकता है हमने प्रैक्टिस किया रहा हो। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। हालांकि मध्य पाषाण काल में मृदभांड उपस्थित नहीं था। हालांकि मध्य पाषाण काल में मृदभांड उपस्थित नहीं था, किंतु लंघनाज गुजरात से हाथों से बने मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। हाथों से बने मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। अल्दो
pottery were not made, although pottery were not made in Mesolithic age, pottery were not made in Mesolithic age, but one evidence found from handmade pottery, ऐसे लिखो, but handmade potteries found from, evidence of handmade pottery found from Langhnaj, Gujarat. Evidence of handmade pottery found from Langhnaj, गुजरात. हो गया. तो अब ये पूरी तरीके से आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है ना. अब हम चलते हैं कहाँ पे, नियोलिथिक एज में. सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चे, एक बार मुझे बता देंगे कि हमने सर पैलियोलिथिक प्रारंभ किया था, कंप्लीट हो गया हमारा. हमने मेसोलिथिक स्टार्ट किया, ये भी कंप्लीट हो गया. अब हम चलते हैं नवपाषाण काल में. कहाँ पे चलते हैं, नवपाषाण काल, या इसी को कहते हैं नियोलिथिक एज. नियोलिथिक एज टॉपिक डाल दीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन. चलिए शुरू करें. हो गया तेरा, हो गया, चलो आ जाओ. नवपाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल थोड़ा सा समझते हैं. चलो सबसे पहले अपन को देखना है कि इसका नामकरण कब हुआ, है ना. मैंने आपको बताया कि पहले 2 ही काल हुआ करता था, यह सब बाद में आया है. ठीक है, तो नामकरण इसका हुआ है 1865 में. 1865 में कौन किया, तो जॉन लुबॉक करके एक इतिहासकार हुए, लुबॉक. इन्होंने सबसे पहले इसका नामकरण किया कि नवपाषाण काल होना चाहिए. ठीक है, सबसे फर्स्ट 1865 में जॉन लुबॉक ने इसका नामकरण किया, नोमेनक्लेचर किया. दूसरी चीज याद रखिएगा, गार्डन चाइल्ड करके एक इतिहासकार हुए हैं, गार्डन चाइल्ड. इन्होंने इसको अन्न क्रांति कहा है, अन्न क्रांति, फूड रिवॉल्यूशन. क्या कहा है, फूड रिवॉल्यूशन. वाई, क्योंकि यहां पे पहली बार फर्स्ट एविडेंस हमको देखने को मिलता है किसका, अन्न का, यानी एग्रीकल्चर का. एग्रीकल्चर का फर्स्ट एविडेंस हमको देखने को मिलता है नवपाषाण काल में. इसलिए गार्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार ने इसको फूड क्रांति या अन्न क्रांति या फिर इसी को नवपाषाण क्रांति के नाम से कहा है. यहां तक क्लियर है. अब हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है सर एग्रीकल्चर के बारे में. एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन हमारे अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती है. मैं आपको फाइनल डिसीजन बताता हूं, वही आपको याद रखने हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ पुराने डेटा थे, ओल्ड डेटा कुछ हैं, और कुछ अभी जो कि न्यू डेटा है. अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करो कि सर दुनिया में कहां पे सबसे पहला अन्न के साक्ष्य मिले, कोई डिस्कस करना चाहेगा इस पे, कोई बताना चाहेगा सबसे पुराना एग्रीकल्चर का साक्ष्य कहां से मिलता है. वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरा वर्ल्ड की. अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो बता के आगे निकलूंगा, बट करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा. ठीक है, हाँ जी, अफ्रीका में. चलिए ठीक है, इधर बताना चाहोगे आप लोग, चाइना में, चाइना में. ठीक है, हाँ इधर, नो, भूल गई हो आप.
अफ्रीका में। देखिए, मिस्र का नाम सुना है? मिस्र बोली थी, बहुत गुड गुड, चलो अच्छी बात है, बोलना चाहिए लेकिन, है ना, ये कभी लाइफ में ना कभी रिग्रेट मत करना कि मैं बोलने वाली थी, सही हो जाता, अभी सही हो जाता ना। हाँ, तो बोलना चाहिए, गलत बोलो सही बोलो बट बोलो, ठीक है। सो मिस्र जो है वो क्लेम करता है कि हमारे यहाँ सबसे पुराना एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं। आपका भी आंसर सही है। चाइना भी क्लेम करता है कि सबसे पहला एग्रीकल्चर जो है वो हमने किया है। मैक्सिको करता है कि सबसे पहला जो एग्रीकल्चर है वो हमारे यहाँ मिला है। तो हम भी लाइक, अरे बच्चों तुम्हें तुम्हारे क्लेम करने से क्या होगा, है ना, एविडेंस दिखाओ एविडेंस। तो चाइना बोलता है कि 7000 BC में हमने चावल की खेती की थी। कब की थी? 7000 BC में। मैक्सिको कहता है मैंने 6500 BC में या 6000 BC में गन्ना उगाया था, मक्का उगाया था। तो मक्का सबसे पहले हमारे यहाँ मिला है। यही अलग अलग जगहों पे चल रहा था। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा पुराना डेटा, उसके बाद आएंगे न्यू डेटा पे, ताकि दोनों आपके पास रहे, ताकि अब जब किताब पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, हम अब बात कर रहे हैं भारत की। भारत में सबसे अर्लीस्ट, ई से याद रखिएगा, सबसे अर्लीस्ट जो एविडेंस है वो माना जाता है कि 7000 BCE पहले मेहरगढ़ में मिला है। कहाँ मिला है बेटा? मेहरगढ़ में मिला है। अब मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है तो याद रखिएगा, गेहूं मिला है, गेहूं मिला है और जौ मिला है, व्हीट एंड बार्ले, ठीक है, व्हीट एंड बार्ले मिला है। तो ये साक्ष्य हमको मिला है 7000 साल पहले, 7000 BCE में। और कुछ साल पहले तक यही माना जाता था कि भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे अर्लीस्ट एविडेंस जो है एग्रीकल्चर का वो मेहरगढ़ से मिला हुआ है, जहां पे गेहूं और जौ उगाया जाता था। अब कई बार पूछा जाता है सर फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कहां से मिला है? आपने ये तो बता दिया कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ एंड वो क्या था? तो व्हीट और बार्ले था। लेकिन फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कहां से मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है, उसको कहते हैं कोल्डिहवा। कोल्डिहवा, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये जगह है कोल्डिहवा, और कोल्डिहवा से हमको फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस का साक्ष्य मिलता है। कब मिला है? तो ये लगभग 6500 BCE में मिला है। कब मिला है? लगभग 6500 BC। तो ओल्ड डेटा की बात करें तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, सो आप बोलोगे वाज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़। मेहरगढ़ से मिला है। कब? 7000 BCE, आज से लगभग 9500 साल पहले, क्योंकि 2500 इधर हो गया, है ना, समझ में आ रहा है? जब मैं बोलूं 7000 BCE तो याद रखना 0 से 7000 पीछे। जब मैं बोलूं आज से 9500 तो आज से, इज इट क्लियर? तो अपन इसी को याद रखते हैं कि 7000 BCE हमें मेहरगढ़ से साक्ष्य। लेकिन अगर स्पेसिफिकली चावल की बात करें, राइस की बात करें, तो अपन को याद रखना है कोल्डिहवा से मिला है 6500 BCE में। अब डेटा चेंज क्या हुआ? तो दोनों डेटा ये सही है, अभी भी ये सही है, यहां से मिला है हमको, यहां से मिला है, पर डेटा सिर्फ ये चेंज हुआ है कि यूपी में एक जगह है और इसको बोलते हैं संत कबीर नगर। क्या कहते हैं? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर ये एक जगह है, और संत कबीर नगर से हमको चावल के साक्ष्य मिले, राइस के साक्ष्य मिले, जो कि आज से 9000 BCE साल पहले था। याद है आपको, जब मैं ये काल पढ़ा रहा था, नवपाषाण काल, तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम 7000 से लेके 3000 BCE का समय पीरियड लेते हैं, और अब हम इसको 9000 से लेने लगे। क्यों? क्योंकि 9000 में हमको क्या मिल गया? चावल के साक्ष्य मिल गया, जो कि नवपाषाण कालीन साक्ष्य है। तो अब देखो, हमें 3 जगह से मिला साक्ष्य, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, संत कबीर नगर। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो आप मेहरगढ़ ना बोल के कहां बोलोगे? क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ 7000 था और संत कबीर नगर 9000। अगर बोले सबसे फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस, तो पहले हम कोल्डिहवा बोलते थे, अब क्या होगा? तो पहले 2 क्वेश्चन के 2 आंसर होते थे, ये वाला, अब दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा संत कबीर नगर ही।
पूछ दिया गेहूं का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, ऑफ कोर्स मेहरगढ़। इज इट क्लियर? तो ये है एग्रीकल्चर का रिवॉल्यूशन, इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इसको क्या कहा है, अन्न क्रांति या फूड रिवॉल्यूशन या नवपाषाण कालीन रिवॉल्यूशन। इज इट क्लियर? एनी डाउट? नो। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी बता दिया कि वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो चाइना क्लेम करता है कि हमारे यहाँ 7000 साल पहले राइस हुआ है। तो अब तो हम भी क्लेम कर दिए कि तुम 7000 करते हो, हम 9000 कर दिए, ठीक है। और मैक्सिको जो है ये क्लेम करता है कि 6000 BCE में हमने मक्का, ठीक है, भुट्टा। इज इट क्लियर? तो ये है पूरा एग्रीकल्चर के बारे में। यहां तक लिख लेंगे पहले, फिर आगे चलेंगे। लिखिए। पहले लिखिए शब्द प्रयोग या वर्ड यूज, या ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जॉन लुबॉक, जॉन लुबॉक लिखना पड़ेगा क्या? नहीं लिख पाओगे? जॉन लिख लोगे ना? जॉन लुबॉक द्वारा पहली बार 1865 में इस काल का वर्गीकरण कर नवपाषाण काल नाम दिया गया। जॉन लुबॉक द्वारा पहली बार 1865 में इस काल का वर्गीकरण कर नवपाषाण काल नाम दिया गया। The word Neolithic was first used by John Lubbock in 1865. The word Neolithic was first used by John Lubbock in 1865. सेकेंड पॉइंट या पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। गार्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार ने इस काल को नवपाषाण क्रांति या अन्न क्रांति कहा है। नवपाषाण क्रांति या अन्न क्रांति कहा है। Garden Child stated that this period is food revolution. This period is evidence of food revolution or Neolithic revolution. Food revolution और Neolithic revolution. अब थर्ड पॉइंट लिखिए, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के साक्ष्य या कृषि का आरंभ, ऐसे भी लिख सकते हो या सिर्फ कृषि लिख सकते हो, जो भी लिखो। डैश करके लिखिए। नवीनतम खोजों के आधार पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल, लिख लीजिए लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। पूरा डिटेल है ना, ताकि पोस्ट ऑफिस से पहुंच पाओ आप। लहुरा देव संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी से मिला है। लहुरा देव ब्रैकेट में लिख सकते हो, संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर के पास में ही है। कालीन भैया लिखो, से मिला है। एज पर न्यू एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करना, है ना। As per new excavation,
द फर्स्ट या अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर was found from लहुरा देव। स्पेलिंग देख लीजिए, लहुरा देव, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। was found from लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। ब्रैकेट में टाइम पीरियड लिख लीजिए 9000 से 7000 के बीच में। इसका टाइम पीरियड 9000 से 7000 इसी के बीच में मिला है, तो ये टाइम पीरियड लिख लीजिए, दोनों मीडियम, समय 9000 से 7000। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पुराना डेटा भी लिखवा देता हूं। हालांकि मेहरगढ़ से 7000 BCE में गेहूं तथा जौ के साक्ष्य, हालांकि मेहरगढ़ से 7000 BCE में गेहूं और जौ के साक्ष्य तथा कुलडीहवा प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश, कुलडीहवा प्रयागराज, हाँ लिखा तो है, कुलडीहवा प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश से 6500 BCE में चावल के साक्ष्य मिले हैं, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले was found from मेहरगढ़ पाकिस्तान in 7000 BCE। हाँ पाकिस्तान में बेटा, 7000 BCE and rise from कुलडीहवा प्रयागराज उत्तर प्रदेश, लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पे, कुलडीहवा प्रयागराज उत्तर प्रदेश in 6500 BCE। ठीक है, तो पहले हम फूड संग्रहण करते थे, है ना, अब हम फूड उत्पादन करने लगे, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अन्न क्रांति कहा गया है। इज इट क्लियर यहाँ तक? वर्ड वाला लिखना चाहोगे कि छोड़ोगे? तो बगल में नोट करके कहीं पे लिख लो, जो बगल में छोड़वाता हूँ ना, ये वाला इधर नोट करके लिख लो, ये चाइना से यांगजे वैली करके वहाँ पे, बट उतना लिखने की जरूरत नहीं है। चाइना लिख लो 7000 राइस, मैक्सिको लिख लो 6000 मक्का। चाइना 7000 में यांगजे, अब ऐसे ऐसे नाम ही होते हैं ना, चूंचा। नवपाषाण काल बहुत महत्वपूर्ण है ना, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और याद रखना आधुनिक मानव आ गया है, ठीक है, होमो सेपियंस यहाँ पे आ चुका है।
ठीक है, आगे चले। तो अब अपन को 4 टॉपिक और डिस्कस करने हैं, एक एक कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपन को औजार डिस्कस करना है, उसके बाद आग पर नियंत्रण डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मृदभांड पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद हम इनके निवास स्थल पे डिस्कस करेंगे, निवास स्थल। तो ये 4 टॉपिक अपन को और डिस्कस करना है, ध्यान से समझना, चारों एक बार समझाऊंगा फिर नोट करवाऊंगा, है ना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं औजार पे। अच्छा, हम शांत हो जा, हम कुछ भी डेवलप करते हैं उसके पीछे का मोटो क्या रहता है? कुछ भी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं उसके पीछे का मेन मकसद क्या रहता है? हाँ, वर्क इजी पड़े, उपयोग, हाँ वही सेम चीज, बदलाव, ठीक है, समय बचे, है ना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो। अच्छा, हमने जब माइक्रोलिथ पढ़ा था, माइक्रोलिथ में कुछ दिक्कत था क्या? माइक्रोलिथ औजार में कुछ कमी था क्या? क्या कमी था? मुझे तो नहीं लगता कमी है, पतला है, नुकीला है ना। तो इसलिए कोई कमी नहीं था, तो हमने क्या किया कि उसी को कंटिन्यू कर दिया, कोई बदलाव नहीं, माइक्रोलिथ को ही क्या कर दिया, कंटिन्यू। हाँ, एक चीज हमने इसमें ऐड कर दिया कि अब हम उसको पॉलिशिंग करने लगे। पॉलिशिंग का मतलब ये नहीं कि उसमें पेंट कर रहे हैं, पॉलिशिंग का मतलब होता है कि इसको थोड़ा और नुकीला हम बनाने लगे, थोड़ा और नुकीला बनाने लगे, ठीक है। लास्ट एज में हमने स्टार्ट किया था बोन टूल्स का इस्तेमाल करना, हार्पून्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, वहां इस्तेमाल करना शुरुआत किए थे। अब यहां पे उसमें वृद्धि होगी, जो बोन टूल्स था ना, बोन टूल्स, अब इसमें बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे बहुत ज़्यादा क्या होगी, उछाल आएगी, यानी कि हड्डियों से बने औजार जो हैं, बने औजार अब इसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगा, बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे आएगा। और यहीं से जब हड्डियों से बने औजार का इस्तेमाल करेंगे तो यहीं प्रारंभ होगा क्या, तीर धनुष, तीर धनुष। अब तीर धनुष की भी शुरुआत हो जाएगी, बो एंड एरो की भी शुरुआत हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ऐसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है। लास्ट एज में हमने माइक्रोलिथ इस्तेमाल किया था, अब इसी को हम पॉलिशिंग करना शुरू कर दिए, नुकीला बनाना शुरू कर दिए। लास्ट एज में हमने बड़ी मछलियों के हड्डियों के औजार बनाना शुरू किए थे, अब सारे जानवर के हड्डी से बनाने लगे। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है इसका मिलता है हमको बिहार से। बिहार में एक जगह है, वहां से हमको सबसे ज्यादा साक्ष्य मिलता है। इवन हम हिरण के हड्डी के भी साक्ष्य देखते हैं कि हिरण के हड्डियों से भी औजार बनाया जाता था, और यही औजार का इस्तेमाल तीर धनुष के रूप में होने लगा, यानी प्रारंभ हुआ तीर धनुष इस्तेमाल होना। इज इट क्लियर? तो 3 प्रकार के औजार, माइक्रोलिथ विथ पॉलिशिंग, बोन टूल्स एंड बो एंड एरो। इज इट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं आग पे। आग हमको पता था, जिस तरीके से एक डेटा है जो हम मिस इंटरप्रेट कर देते हैं कि वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 को भारत की खोज किया, उतना ही ये बकवास है जितना कि नवपाषाण काल के लोगों ने आग की खोज की। आग की खोज नहीं की है, आग हमको बहुत पहले से पता था, जब पृथ्वी बना, पृथ्वी जब जल रहा था तब से पता था भाई हमको आग। हाँ, आग का उपयोग नहीं करना जानते थे, नियंत्रण करना हम नहीं जानते थे। मैगी 2 मिनट में बनता है, अगर 2 घंटे चढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, पहले पीला होगा, फिर काला होगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, है ना, पानी मुंह में ही रह जाएगा, ठीक है, ना बाहर आ पाएगा ना अंदर आ पाएगा। तो हमको ये देखना है कि मैगी को 2 मिनट ही पकाना है। अब आप अगर मान के चलो कि चावल को 2 मिनट पका दिए तो पकेगा ही नहीं। कितना यूज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। मान लो मीट को आप पका रहे हो, मीट अगर कम पका तो भी स्वाद नहीं लगेगा, ज्यादा पक गया तो जल जाएगा। तो कितने नियंत्रित करना है, कितने आंच पे या कितने वॉल्यूम पे, वो सब नियंत्रण करना इन लोगों ने सीख लिया। नियंत्रण करना क्या किया, सीख लिया, आग पर नियंत्रण हो गया, कंट्रोल पा लिया इन लोगों ने। तो हम सिर्फ कंट्रोल पाए हैं, हम ये नहीं पाए हैं कि हम आग ही खोज दिए, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है आग के पर्सपेक्टिव में। अब आते हैं मृदभांड। मैंने आपको बताया कि गुजरात के लंघनाज नामक स्थान से हमको हाथ से बने मिट्टी के बर्तन मिले थे। अब यहां पे क्या महत्वपूर्ण है, यहां पे महत्वपूर्ण यह है कि 4500 BCE में, देखिए
मैं टीचर हूं तो मुझे हर डेट आपको बताना मस्ट है, बट आपको हर डेट याद रखना जरूरी नहीं है ना। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने बैच पढ़ा लिया कि मुझे एक एक डेटा याद हो चुका होगा, इसलिए मैं सब डेटा बता ही देता हूं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये याद रखना है क्या, नहीं, सिर्फ आपको जो अभी बताने वाला हूं वो याद रखना है। क्या बताने वाला हूं कि बेटा 4500 BCE में पहिए की खोज हो गई, चाक की खोज हो गई, और जब पहिए की खोज हुई तो अब ये चाक से मृदभांड बनाना बहुत आसान हो गया। चाक का मतलब ये वही है जो हम ऐसे घुमाते हैं और हाथ से शेप देते हैं। अगर आप लोग कुम्हार के द्वारा बनाया देख रहे होगे, अगर देखे होगे कभी घड़ा बनना या मिट्टी का कुछ भी बर्तन बनना, तो वो आप समझ पा रहे होगे। तो जो हाथ से बन रहा था वो बहुत आसानी से या फिर बहुत कम बन पा रहा था, अब जब चाक की मदद करने लगे तो बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे बनना शुरू हो गया। इसकी मात्रा बढ़ गई, इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। इज इट क्लियर? क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक समय में, जितने समय में हम 10 बनाते थे अब हम 100 बना लेंगे। तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। लेकिन याद रखना अभी उतना फाइन नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी हम कंकड़ यूज कर दे रहे हैं कई बार, और कंकड़ जब यूज होता है तो उतना फाइन या चिकना नहीं बन पाता है, और यही चिकनापन आएगा आपका मौर्य काल में। इज इट क्लियर? जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे या इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वो चिकनापन आ जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम थोड़ा सा इसको और डेवलप करके बनाएंगे, जो कि यहाँ शुरुआत ही हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है मृदभांड के लिए। समझ में आया? क्या समझाया? अब आते हैं निवास स्थल। चूंकि गर्म युग आ गया है, लोग गुफा से बाहर आ गए हैं। पहले लोग गुफा में रहते थे, पेड़ के अंदर कुछ मान लो लाइक होल्स हैं तो वहाँ पे रह लेते थे, यानी किसी भी तरीके से अपने आप को ठंडी से बचाना है। लेकिन अब चूंकि पूरा वातावरण, पूरा एनवायरनमेंट जो है वार्म हो गया है, गर्म हो गया है, तो अब इन लोग बाहर आएंगे। और बाहर आके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एग्रीकल्चर आ गया है। अभी तक हम घुमंतु थे, अभी तक हम यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, बट अब हमको स्थायी निवास रहना पड़ेगा, स्थायी निवास करना पड़ेगा। यानी कि अब हमें पूरी तरीके से सेटल होना पड़ेगा। बोलते हैं ना, घर वाले भी पूछते हैं कब सेटल हो रहे हो, ठीक है, तो बोल देना जब गर्म युग आएगा हो जाएंगे सेटल। तो पहली बार यहाँ पे स्थायित्व आया, सेटलमेंट शुरुआत हुई। अब घर कैसा था? तो याद रखिएगा, अभी ऐसा तो इंजीनियरिंग चल नहीं रहा है कि भाई एकदम मस्त एसी वगैरह फिट करके, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ इन लोग झोपड़ी में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? झोपड़ी में रहा करते थे, थैच्ड हाउस में रहा करते थे। थैच्ड हाउस क्या होता है? सो बेसिकली मिट्टी के ये बनाए और ऊपर हमने इस तरीके से लकड़ी या ईख का जो वो होता है ना झाड़ टाइप का, तो झाड़ वगैरह से वैसे ही हमने बना दिया। गाँव में अगर आप देखे होंगे, एक छत्तीसगढ़ में ट्राइब है मुसहर, सुने हो आप लोग? कोई नहीं सुना है? आप सुने हो? CGPSC में पढ़े थे। छत्तीसगढ़ में एक मुसहर ट्राइब है जो कि ऐसे घूम घूम के रहता है गांव टू गांव। वो किसी गांव में जाते हैं, 1 डेढ़ 2 महीना रहते हैं और इसी प्रकार से घर बनाते हैं। ठीक है, तो यही है थैच्ड हाउस। सिंपल सा समझो, बचपन में हम बनाते थे ना, मिट्टी खड़ा करते थे, ऊपर झाड़ लगाते थे, वही है आपका थैच्ड हाउस। लेकिन याद रखना, हमें एक यहाँ अपवाद भी मिला है, एक एक्सेप्शन मिला है, और वो है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ में हमको थोड़ा सा एडवांस हाउस देखने को मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ के लोग थोड़े से डेवलप या एडवांस हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर लिया। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। औजार, आग, मृदभांड, निवास। ठीक है, हमने औजार में देखा कि माइक्रोलिथ को ही आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, बट उसमें थोड़ी नुकीलापन या पॉलिशिंग किया जा रहा है। फिर हमने डिस्कस किया कि लास्ट एज में हड्डियों से बने औजार की प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पे हम बहुत कम मात्रा में करते थे, अब इसकी मात्रा बढ़ा चुके हैं। साथ में तीर धनुष की भी शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद हमने देखा आग पे नियंत्रण पा लिया गया है। दूसरा, हड्डियों से बने औजार जो है बिहार के चिरांद नामक जगह से भी हमको साक्ष्य देखने को मिला है। मृदभांड की बात करें तो 4500 BC में चाक की खोज हो गई है, पहिए का खोज हो गया है, और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे बनाना शुरू कर चुके हैं। निवास स्थल की बात करें तो एग्रीकल्चर के कारण अब स्थायी सेटलमेंट होना पड़ेगा, जहाँ से हमें झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं कि वो झोपड़ी में रहा करते थे, यानी थैच्ड हाउस में रहा करते थे। लेकिन एक अपवाद है मेहरगढ़ में, जो कि एडवांस तरीके से रहा करते थे। तो ये रहा। इसके
महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे बुर्जहोम हो गया, गुफ कराल हो गया, चिरांद हो गया, पिकली हल हो गया, संगनकल्लू हो गया, मस्की हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जिनके बारे में कल हमको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। आज टाइम हो गया है, मैं इसको नोट्स भी कल ही लिखवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको रिवाइज करके नोट्स लिखेंगे, फिर हम इम्पॉर्टेंट स्थल देखेंगे। उसके बाद हमको 3 और टॉपिक पढ़ना है, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल या मेगालिथ एज, और इसके अलावा लौह युग यानी आपका आयरन एज। उसके बाद फिर इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स में और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं मेंस में, उन सब को डिस्कस करके हम हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको पूरी स्ट्रक्चर के साथ पढ़ा रहा हूं मैं। सबसे पहले पूरा डिटेल में फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, ताकि आप प्रीलिम्स के लिए भी रेडी रहो, मेंस के लिए भी रेडी रहो। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। आप अगर चाहो तो आप पहले भी देख सकते हो, क्योंकि पीपीटी में पहले ही भेज दिया हूँ। पीपीटी में डला हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री प्लस मेंस, इवन मेंस का आंसर भी डला हुआ है। तो आप चाहो तो पहले से देखो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही चैप्टर खत्म होने के बाद। और हो सकता है कि 3-4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपन टेस्ट भी ले लें, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर से पढ़ा रहा हूँ, आपको भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। टॉपिक पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, फिर अपना एमसीक्यूज या आंसर राइटिंग करिए, ठीक है। अगर आप ये रेगुलर करते हो तो विद इन 4 और 5 मंथ आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? एनी डाउट? नो, ठीक है। चलिए, कुछ पूछना है तो बताइए, फिर हम क्लास को एंड करेंगे।